अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हर फैसला उसके सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। पीटीआई में टूट फूट इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है फिलहाल ये कोई भी पिक्चराइज क्लियर तौर पर नहीं कर सकता। अंदर के सदमे और इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कल ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं और आज बानी पीटीआई उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते और काम जारी रखने की हिदायत करते हैं। तो दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर सलमान अकरम से तल्ख कलामी का इल्ज़ाम था, जिस पर आज अलीमा खान ने वजाहत दी कि उनकी सलमान अकरम से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह है, उनका अपना कोई मसला होगा। अलीमा खान के इस जवाब से लग रहा है कि दीवार के पीछे इशूज़ खासे बढ़ चुके हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जा रही और ना ही उन्हें मंजर आम पर लाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान के बाद पीटीआई के नए सेक्रेटरी जनरल के नाम भी सामने आना शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। सलमान अकरम राजा के ऐलान से पहले पार्टी को इस वक्त बड़ा धचका लगा जब हमाद अजहर ने अपने महरूम वालिद की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन की दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद लाहौर के हल्का NA 129 में मुस्लिम लीग नून के लिए ज़िमनी इंतखाब बहुत आसान हो गया। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के बाद जमायमा गोल्डस्मिथ ने खौफजदा होकर पोस्ट की, जिसके बाद बानी के बेटों की पाकिस्तान आमद का जो चैप्टर था वो भी तकरीबन हमें क्लोज्ड नजर आ रहा है। नाज़रीन, अदालतों से भी पीटीआई को कभी रिलीफ मिल जाता है तो कभी उनके खिलाफ सख्त फैसले आ रहे हैं। आज फैसलाबाद की ATC ने पार्टी के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम को न सिर्फ इश्तहारी करार दिया बल्कि उनके जमानती मचलके भी जब्त करने का हुक्म दिया है। शेख वकास अकरम को बार बार तलबी के बावजूद अदालत पेश न होने पर इश्तहारी करार दिया गया। सवाल अब ये है, क्या अदालतों के फैसले, रहनुमाओं के इस्तीफे और अंदरूनी तनाज़ात तहरीक इंसाफ को मज़ीद कमज़ोर करेंगे? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। इसके साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि मुल्की सियासत के साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस करेंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ नजम वली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आमिर ज़िया साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उन्हें अदालती फ़ैसलों का सामना है। अगर हम रहनुमाओं की बात करें तो वो सज़ाएँ काट रहे हैं और जो पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं इस वक्त पार्टी क्योंकि डिस्प्यूटेड नज़र आ रही है, डिस्प्यूट्स का शिकार नज़र आ रही है, तो अंदरूनी इख्तलाफात का उन्हें सामना करना पड़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कितनी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है आपको पार्टी? तहरीक इंसाफ उसकी जो आला क़यादत है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनके लोग जो है वो जेलों में हैं, यहाँ पर जो है मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात जो है कायम हो रहे हैं। तो बज़ाहिर मंजरनामा अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान की अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको लगेगा कि हर जो सियासी जमात इसके खिलाफ में होती है उसको कमोबेश इसी तरह के हालात का वक्तन फ़ौक्तन सामना करना पड़ा। नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब क्योंकि आज ही मुश्किल में है तो आने वाले कल में भी मुश्किल में होंगे। इस बात का कोई आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो है किस्मतें बदलती रहती हैं और जो आज मुश्किल में होता है वो कल जो है आसानियों में होता है और जो आज आसानियों में कल को मुश्किल में हो सकता है। तो पाकिस्तान की सियासत में प्रिडिक्टेबल आप नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा कि जी क्योंकि आज मुश्किल में तो कल भी रहेंगे, लेकिन यकीनन बहुत चैलेंजिंग उनके साथ सूरत हाल है और इसके लिए उनको एक कानूनी जंग लड़नी है, सियासी जंग लड़नी है और सबसे बढ़कर जो उनका इख्तलाफात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको दूर करने की कोशिश करनी है। अभी तक दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। इस्टेब्लिशमेंट जो है यानी कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट हमारी 9 मई को माफ करने और भुलाने के लिए तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ का उसमें माजरत खाना रवैया नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासत जो है ज़ाहिर बंद गली में फंसी हुई है। जनाब आमिर साहब, आपने बात की कि जो पिछली जमातें थीं या पिछली पार्टीज थीं वो भी इसी तरह के हालात से गुजरी हैं, तो फिर माजी में नज़ीर तो मिलती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं सीखना चाहिए कि हालात अगर ऐसे थे तो वो किस तरह से निकले, हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए? देखिए अलग अलग हुआ ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुफाहिमत नहीं की तो उनको फांसी हो गई। फिर हमने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब जब जब मुश्किल में फंसे उन्होंने मुफाहिमत की, मुल्क से बाहर चले गए, माफी तलाफी करके निकल गए। वो उनकी जमात जो थी उनकी जमात को नुकसान भी उठाना पड़ा इस सिलसिले में बहुत। तो हर सियासी रहनुमा का एक अलग मिजाज होता है। इमरान खान जो है मेरे ख्याल में वो लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, वो समझते हैं कि जी क्योंकि वो मकबूल है और इस वक्त वो कहते हैं मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है तो मजीद क्या बुरा होगा, मेरी हुकूमत चली गई, 2 साल जो है मैं जेल में रह चुका हूँ, उससे ज्यादा मुझे अरसा हो गया है तो मैं मजीद रह लूंगा। तो वो गालिबन इन चीजों को देख रहे हैं। और एक और समझना चाहिए कि यहाँ पे जो लड़ाई है
एक जमाने में तहरीक इंसाफ फौज जो थे एक ही सफ़े पे हुआ करते थे। तो जब कुर्बतें ज्यादा होती हैं तो फिर जो लड़ाई जो होती है उसकी शिद्दत में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, उसमें जज्बातियत आ जाती है। तो वो जिल्टेड लवर वाला भी एक हिसाब होता है कि जी क्योंकि मेरा बड़ा दिल दुख गया है इस मामले पे, तो वो माफ करने के लिए तैयार है। दोनों तरफ ये मामला आते हैं, क्योंकि फौज भी सोचती होगी जी हमने इनको इतना सपोर्ट किया, हमने इनकी मतलब है इनके सर पे हाथ रखा उस वक्त पे, और इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने मुझसे बात आप सही कह रहे हैं, कुर्बतें ज्यादा हो तो फिर गिले शिकवे भी ज्यादा होते हैं, और यही हमें शायद नजर भी आ रहा है। नजम साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात की है आमिर ज़ा साहब ने कि हर सियासी जमात का एक तरीका होता है और एक मिजाज होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिजाज है, आपको लगता है कि वक्त के मुताबिक है या अपने मिजाज को तब्दील करने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जिस तरह अलीमा बीबी का कंट्रोल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह उन्होंने बुशरा बीबी को बहुत ही जहानत के साथ और बहुत ही आप कहें कि सियासी फरासत के साथ एक साइड पे किया है, ख़ासतौर पे 26 नवंबर वाला वाक़या था, उसके बाद जिस तरह उन्होंने जमाइमा के जो बेटे यहाँ पर आना चाह रहे थे उनके हवाले से जो अपना एक रोल प्ले किया है, और अब वो बेटे नहीं आ रहे, आप ये भी देखिएगा। जिस तरह उन्होंने खुद अपना एक तासुर बनाया है कि उनके अपने बेटे जिस तरह गिरफ्तार हुए हैं कुर्बानियां देने वाले, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दील होने जा रही है, खासतौर पे जिस तरह उनका सोशल मीडिया पे कंट्रोल है। आमिर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अलीमा खान की बात की कि अलीमा खान बड़ी जहानत के साथ साइडलाइन करती जा रही हैं उन लोगों को जिन्हें वो पसंद नहीं करती। सलमान अकरम राजा के साथ जो उनका एक करंट इशू उभरा है और सलमान अकरम राजा ने फैसला किया है कि वो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ देंगे, इसके पीछे की क्या हकीकत है? क्या उनसे भी हाइफ है अलीमा खान और वो चाहती हैं कि उन्हें भी कॉर्नर कर दें? देखिए, हमें कुछ जो वाकयात के सियासी जो वो होती है ना डेवलपमेंट्स होती हैं, वो फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होती है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो ये जो आपस की चपकलिश है पीटीआई के अंदर, उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि सूरत-ए-हाल की पीटीआई कोई बड़ी मुनज़्ज़म जमात नहीं है। पीटीआई में सिर्फ सूरत-ए-हाल है इमरान खान है और उनकी मकबूलियत है। बाकी जितने लोग दरमियान में आते हैं जो उनके बिहेव के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उसको इमरान खान जब चाहे बदल दें, कोई आगे चला जाए जाकर वापस आ जाए, उसकी अहमियत नहीं होती है। तो इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की जो भी मकबूलियत है वो इस वजह से है, वो तंजीम की वजह से नहीं है, वो फर्द की वजह से है। अच्छा, उसमें तहरीक इंसाफ मिजाजन जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं तो उनके खानदान के लोगों को सामने आना पड़ रहा है। जो मेरी कल भी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के जराये से, उन्होंने कहा कि जी हम उम्मीद नहीं करते इनका कोई मुस्तकिल रोल होगा। आज के हालात में जो है वो गालिबन अपने भाई को छुड़ाने के लिए या अपने मतलब उसके लिए बेटों के लिए जो है उनकी बहनें फाल हैं। कल को जब हालात अगर नॉर्मल हो जाएंगे तो वो कोई सियासी रोल उनका नहीं देख रहे हैं, और ये अच्छी बात होगी। हम जैसे लोग जो हमेशा कहते हैं जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है, जैसे चाहे नून लीग में चाहे पीपुल्स पार्टी में, तो पीटीआई को उसके शिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं इस चीज को कोई इतनी ज्यादा वो नहीं देखता कि सलमान अकरम राजा ने जनाब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन आज इमरान जो खबरें आई है कि इमरान खान ने कह दिया कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है। तो ठीक है, नहीं है मंजूर। सबको पता है सलमान अकरम राजा बहुत बड़े कानूनदान हैं, लेकिन उनका सियासी तजुर्बा नहीं है, उनका पार्टी के साथ से वो जुड़े हुए नहीं है, तो ये चीजें इतनी मानी नहीं रखती हैं। बड़े बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इमरान खान जब तक खड़ा हुआ है और इमरान खान जब तक मुफाहमत नहीं कर रहे, तो उनकी पार्टी है जो उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके जो हमायती है, उसी तरह उनके साथ चलते रहेंगे। ये एक पॉइंट की बात। अच्छा, मौरूसी सियासत की हम बात करें नजम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मौरूसी सियासत की मुखालफत की है। अभी ज़िया साहब ये कह रहे हैं कि अलीमा खान का सियासत में कोई रोल नहीं होगा, अभी वो सिर्फ अपना ये रोल प्ले कर रही हैं कि वो अपने भाई को बाहर लेके आना चाहती हैं। लेकिन आपको लगता है कि इज शी कैपेबल इनफ कि वो ये सारा काम करेंगी, क्योंकि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? माजी में सियासी एज ए सियासी पर्सन तो वो नहीं थी, पॉलिटिकल पर्सन तो वो नहीं रही हैं, और अभी भी जो उनके मूव्स हैं, आपको लगता है कि बड़े वाइज मूव हैं उनके? देखें, आमिर साहब का तजिया सर आंखों पर, उन्हें राय रखने का, उनके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, उन्हें राय रखने का भी हक है। मैं उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन या मेरे पास जो तजिया है वो ये है कि अलीमा साहिबा बहुत तेज़ी के साथ पार्टी के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल हासिल करती चली जा रही हैं। उन्होंने सबसे पहले, आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना एग्रेसिव सोशल मीडिया है वो सारे का सारा अलीमा बीबी की लाइन को टो करता है, उनको फॉलो करता है। जब अली अमीन गंडापुर
शाहपुर को निशाना बनाना होता है तो वो 1 मिनट में पूरे का पूरा जो है लाइन अप हो जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की दी हुई लाइन पर चलती है, उसकी अपना ना कोई थिंक टैंक है, ना उनके लीडर्स की कोई सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को देखते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। और अलीमा बीबी ने देखिए रोल कितना, ठीक है वो सियासत नहीं कर रही होंगी, लेकिन सियासत ना करते हुए उन्होंने जिस तरह बुशरा बीबी को आउट किया है वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह उन्होंने कासिम और सलमान की आमद को रोका है। नजम साहब, अभी जो कुछ लोग आउट हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फैसला उन्होंने किया है, सलमान अकरम राजा हो गए, हमाद अजहर हो गए, इसके पीछे भी क्या कोई वजह हो सकती है? जी, सलमान अकरम राजा देखिए ये एक बड़ी सियासत बड़ा एक बेरहमाना खेल है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि मैंने इमरान खान के हवाले से जितने सख्त बयानात अलीमा बीबी के आज तक देखे, कभी उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहर दे दिया जा रहा है, कभी उन्होंने कहा कि मेरा भाई मर रहा है, कभी उन्होंने कहा कि मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, कभी उन्होंने, यानी कि जो आप बदतरीन एक बयान किसी से एक्सपेक्ट कर सकते थे वो अलीमा बीबी से आया। अब अलीमा बीबी जो हैं वो जिस तेजी के साथ उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, और सलमान अकरम राजा जिसका आप सवाल कर रही हैं इस वक्त, क्या बुशरा बीबी को आउट करने में सलमान अकरम राजा उनके साथ नहीं थे? अब सलमान अकरम राजा चूंकि इस्तेमाल हो चुके, अब उनका इस्तेमाल बाकी नहीं रह गया, तो अब सियासी कमेटी जो है बराह रास्त जो है जारी है कंट्रोल में अलीमा बीबी के। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई कमेटी जो है वो अपने बानी के, अपने लीडर के फैसलों से बगावत कर रही है। महमूद अचकजई को लगाने का फैसला हो, जो सीटें खाली हुई सजा होने के बाद वहां पर इलेक्शन ना लड़ने का फैसला हो, या कुछ भी छोटे, आप पंजाब से देख लें, नए नाम मांगे जा रहे हैं, किससे? बानी चेयरमैन से। क्या पंजाब के अपोजिशन लीडर के लिए ये नाम नहीं और नाम दे दें? तो जिस तेजी के साथ कंट्रोल चेंज हो रहा है ये बहुत ही एक मैं समझता हूं कि तेजी से समझने वाला। ठीक है आमिर साहब, महमूद अचकजई के हवाले से आज भी बानी ने कहा है कि वही अपोजिशन लीडर होंगे। सलमान अकरम का जो इस्तीफ़ा है वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, तो अब बानी पीटीआई किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, और जो स्ट्रैटेजी, जो विजन उनका है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में पार्टी को वही स्ट्रैटेजी फ़ायदा पहुंचाएगी? देखिए, एक तो हमें समझना ही चाहिए क्योंकि मरकजी क़यादत जेल में है और राब्ते आसान नहीं है और मशवरा करना आसान नहीं है, तो आपको ये नजर आएगा कि कोई कुछ इंडिकेशन कर रहा है कि तबादला ख्याल खुल के नहीं हो सकता, लेकिन आखिर में पार्टी वही करेगी जो इमरान खान चाहेंगे। फर्ज करें इमरान खान किसी चीज से डिफर करते हैं तो वो चीज बाद में तब्दील हो जाएगी। अगर इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि उनको इत्मीनान है अपनी बहन के ऊपर, तो अलीमा खान साहिबा ही उनके बिहेव के ऊपर आके लोगों से कम्युनिकेट कर रही होंगी, या वो एक्स को कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं। तो ये चीज में हमें इबाम नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, रह गई अभी बुशरा बीबी की, मेरे दोस्त ने बात की, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो वो तो जो जेल में, तो इमरान खान खुद भी एक तरह से आउट ही है, बुशरा बीबी भी आउट है एक तरह से। तो बात ये होती है कि हमारे यहाँ कोशिश ये होती है कि जी उन डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि यकीनन जो है इत्तेफाक राय नहीं होगा, बेशक आपस में मुकाबला भी हो रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक इमरान खान है, चाहे वो जेल में है, अगर जेल से बाहर आते हैं अलग बात है, उस वक्त तक पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोट डालने वाले, वो क्यों जो है वो इमरान खान से ले रहे होंगे, और उसमें किसी और पहलवान की कोई हैसियत नहीं बचती है। ये एक फैक्ट है और यही चीज जो है मेरे ख्याल में हुकूमत को परेशान भी कर रही है। जब भी आप देखें कि कितना जोर दिया जा रहा है कि जी यूं हो गया, पार्टी के अंदर फला हो गया, लेकिन पार्टी तकसीम हो जाए, तकसीम दर तकसीम हो जाए। लेकिन असद उमर चले गए, क्या फर्क पड़ा? वो इमरान इस्माइल चले गए, क्या फर्क पड़ा? इसी तरह और लोग आप नाम गिनते चले जाए, बहुत सारे लोग हैं कि जो जा चुके हैं, ठीक है ना, अली जैदी हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे इनके, फैसल वाडा हुआ करते थे, लेकिन उससे क्या हुआ? क्या वो खुद से अगर वो इलेक्शन लड़े आपके ख्याल में जीत सकते? वो नहीं जीत सकते। आमिर साहब, चलिए फर्क तो कोई नहीं पड़ा, इनमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, बड़े वोकल और ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये लोग जो चले गए, अगर ये ना जाते तो पार्टी आज कहीं और स्टैंड कर रही होती? बिल्कुल, इनको बहादुरी दिखानी चाहिए थी, मजबूती दिखानी चाहिए थी। जैसे अब वो है मोहम्मद जुबैर साहब, वो अपने भाई पे, बरादर खुद पे तनकीद करते हैं, कहते हैं भाई असद उमर बड़े मकबूल थे और उनको चाहिए थे स्टैंड लेते, लेकिन जाहिर है कि जो अर्बन पॉलिटिशियन होता है उसने उस जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। जब प्रेशर आता है तो वो एकदम लड़खड़ा गए, जैसे शीरी मदारी हुई, ये लोग बड़े हॉकिश हुआ करते थे। तो जाहिर है कि जब आपके शफकत महमूद कहाँ गए, तो
तो ऐसे बहुत सारे नाम है कि जो बेनिफिशियरी थे इमरान खान की वजह से उनको फायदा हुआ था, वो तमाम के तमाम। और कि इस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हम नजम साहब से ये पूछना चाहेंगे कि बाई इलेक्शन को आप वो किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन में क्या मुकम्मल तौर पे आपको लगता है कि दस्तबरदार हो गई है? अगर नहीं हुई, क्योंकि पहले उन्होंने फैसला किया था कि हम ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, नहीं लड़ेंगे, आप सामने आ गई है, लेकिन फ्यूचर क्या आप देखते हैं ज़िमनी इलेक्शन का? देखिए, जो फैसला करना है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। बानी ने ये फैसला दे दिया कि हम उन सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जहां पर हमारे लोगों को सजाएं हुई, लेकिन सियासी कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। आज महमूद अचकज़ई के हवाले से फिर उन्होंने कह दिया, लेकिन महमूद अचकज़ई पर खुद पार्टी ने यहाँ पर रिजर्वेशन जाहिर की। लेकिन एक सियासी तजियाकार के तौर पर मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी की जो रवायात हैं, जो चीज़ें, उनसे सबक सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर वो ये हल्के खाली छोड़ देंगे तो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अब इस वक्त मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये आप ये समझिए कि प्लेट में रखकर पेश कर देने वाली बात है। अगरचे इससे पहले भी संबड़ियाल वाले इलेक्शन से जाहिर हुआ कि पंजाब हुकूमत हो जाए या वफाकी हुकूमत हो जाए, अपने ग्रिप कर रही है और अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मुकाबले पर ही मौजूद नहीं होंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका हल्का आपके हाथ से निकल जाएगा। और आप किसी हल्के की सियासत करने वाले से पूछें कि उसके हाथ से उसका हल्का निकल जाए, उसकी जगह पे कोई और एमएनए बन जाए, वो जीतने की पोजीशन में, मुकाबला करने की पोजीशन में भी हो, तो मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही मशवरा दूंगा कि उसे मैदान में मौजूद रहना चाहिए, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, जितने भी नामसाइद हालात हों। चाहे आप इसमें माजी में देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गलती की थी, एक मरतबा उन्होंने गलती की, इसके बाद उन्होंने दोबारा अपने किसी दोस्त को, नवाज शरीफ के साथ जब वो चले, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी ये गलती नहीं करने दी कि वो 2009 के इंतखाबात का बाइकाट कर दें, हालांकि बीबी की शहादत हो गई थी। तो मैं सियासी तजियाकार के तौर पर समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम देखें उस वक्त भी, मैं आपको एक छोटी सी 27वीं तरमीम की बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल नजम साहब मैं करना चाहूंगी। हमाद अजहर की अगर हम बात करें, उनका हल्का है NA 129, वहां से वो दस्तबरदार हो गए। आपको नहीं लगता कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर और ये जो प्लेट में रखकर ये जगह, ये हल्का, ये सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दी है? जी बिल्कुल दे दी है, बल्कि सिर्फ हमाद ने अपने भांजे को सामने नहीं लेकर आए, बल्कि इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां से और भी कैंडिडेट सामने आ गए हैं। अब वो चाहे थोड़ा थोड़ा वोट भी तोड़ें, तो उस वक्त जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, हमाद अजहर विड्रॉ कर गए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग विड्रॉ करते चले जा रहे हैं और इमरान खान साहब को इस पर सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, पैनल मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे 27वीं तरमीम की जो बास्केट चल रही है उस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आमिर साहब, 27वीं तरमीम की हम सुन रहे हैं, बासगश्त है, र्यूमर्स हैं। इससे पहले 26वीं तरमीम के हवाले से भी बड़ी र्यूमर्स आई, लेकिन डिनाई किया गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर 26वीं तरमीम आई और तरमीम हो गई। अब 27वीं तरमीम की अगर हम बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखें, पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन के तौर पे हमें नज़र नहीं आ रही है। 27वीं तरमीम भी आपको लगता है कि जो अफवाहें हैं, 27वीं तरमीम आएगी और 27वीं तरमीम हो भी जाएगी, हुकूमत जो चाहती है वो हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी, कन्फ्यूजन का शिकारी नजर आएगी? बात ये आप देखें, जो हुकूमत के आला अहदेदार हैं वो तो अभी तक, मेरी उनके बैरिस्टर वकील साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे 27वीं तरमीम की। तो हुकूमत का मौकफ ये है उनके वज़रा का कि कोई तरमीम नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि आपने फरमाया कि अचानक कहीं से कोई तरमीम आ सकती है और वो तरमीम का फिर देखना होगा कि उसका दायरे कार क्या है। अब लोग बात करेंगे कि NFC के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है। अगर NFC तरह के फेडरेशन और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो मौजूदा NFC से कुछ नहीं है, उसको जो मौजूदा इर्तिकाज हो गया है फाइनेंसिस का, सूबों के पास उससे कुछ नहीं है, उस बात से कुछ नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तानी और भी हैं कि वो समझते हैं कि जिस मुल्क में छोटे सूबे होने चाहिए और यहाँ पर जो है कई ममालिक से बड़े सूबे हैं, तो उसका एम्बिट क्या होता है, दायरे कार क्या होता है 27वीं तरमीम का, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है उन तरमीम की हिमायत कर रही हो, अगर वो फर्ज करें कि नए सूबे की तश्कील की बात हो रही है या NFC की बात हो रही है कि NFC के अंदर मरकज के पास इख्तियार ज्यादा होने चाहिए, और अभी जो है डेमोग्राफिक जो है कि 82% जो है आप फैसला करते हैं इस बात पे रिसोर्सेज का कि पॉपुलेशन कहाँ पर, अगर आप उसको तब्दील करने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले को तब्दील करने जा रहे हैं, तो तो खुशाइन बात है। तो अगर इस तरह की कोई तरमीम होती है, हाँ अगर कोई ऐसी तरमीम होती है कि जिसका फायदा जो सिर्फ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, जिसका रियासत को फायदा नहीं हो रहा,
वो मतलब है ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए, वो पीका जैसे कवानीन के लिए, तो यकीनन सोसाइटी भी उसकी मुखालफत करेगी। तो भी क्योंकि पर्दा गैब में है तो हम उस पर ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते। क्या सारा ये हर आदमी अपने ख्वाहिश के एतबार से कह रहे कि जी 27वीं तरमीम में ये होगा। आमिर साहब हम इसलिए बात करें क्योंकि जब 26वीं तरमीम आई थी तो लास्ट मोमेंट तक बैरिस्टर अकील की अगर हम बात करें तो वो ये डिनाई करते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हो गया। खैर नजम जी तो कहीं और से आती है ना फिर तरमीम, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कहां से आई, कौन लेकर आया। वो हो सकता है कि तारड़ साहब को पता हो जो वजीर कानून। ठीक है नजम साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं कि अगर तरमीम में NFC की बात हो गई, सूबों के हवाले से बात हुई तो शायद वो उसको अपोज ना करें, और अगर कुछ दूसरी शिकें शामिल हुई तो वो उसको अपोज करेंगे, लेकिन अपोज करने के लिए पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। ये क्यों नहीं समझ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है, और हमेशा से मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी सियासी कुव्वत को कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर रेजिस्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हुकूमत कोई तरमीम करना चाहती है, और हुकूमत से मुराद मेरी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि तमाम वो इदारे हैं जो इस मुल्क के बारे में फ़ैसले करते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो देखिए इस वक्त हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। और जो अब हम 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं उसमें जो मौलाना फजल रहमान के बगैर भी आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर भी। तो ये एक बड़ी ही मुख्तलिफ सी सिचुएशन पैदा हो गई जो 26वीं तरमीम के मौके पर थी। ये तो एक सूरत हाल हो गई। दूसरी ये है कि जब हम बात करते हैं कि हुकूमत इस चीज़ की तरदीद कर रही है कि कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही, तो ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का और किसी भी सियासी पार्टी का ये हक है कि वो कौन सी चीज़ को कब ओपन करती है। लिहाजा असूली तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब इस पर डिबेट होनी चाहिए। अगर आप NFC अवार्ड के हवाले से कुछ करने जा रहे हैं जिसका इंदिया दिया जा रहा है, या आप सूबों को ख़त्म करने जा रहे हैं, सूबों की तादाद तब्दील करने जा रहे हैं, तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। और बतौर तजिया कर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि 4 सूबों के निज़ाम ने इन 78 बरसों में हमें तो कुछ नहीं दिया। यहाँ पर स्वाय नफरत के, स्वाय एक गैर फितरी सी और एक गैर मुनसिफाना सी तकसीम है, जिसमें एक सूबा जो है वो पाकिस्तान की आधी आबादी लेकर बैठा हुआ है, दूसरा सूबा आधा रकबा लेकर बैठा हुआ है, कहीं पर एक्सेस नहीं है। हमें इंतज़ामी बुनियादों पर, मैं लिसानी बुनियादों पर नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पख्तून और हज़ारा बुनियाद पर कर दिया जाए, जनूबी पंजाब सराइकी और पंजाबी की बुनियाद पर कर दिया जाए, अंदरून सिंध और महाजर और सिंधी की बुनियाद पर कर दिया जाए। इंतज़ामी बुनियादों पर हमें सूबे बनाने चाहिए, और ये तजवीज़ सामने आ चुकी कि इस वक्त डिवीजनल सतह पे, ठीक है, अगर आप सकाफती तौर पर देखें, अगर आप मुआशी तौर पे देखें, अगर आप तारीखी तौर पर सही। नजम साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं आमिर ज़ाद साहब से आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी। आमिर ज़ाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बात कर ली, अब हम ओवरऑल मुल्की सियासत की बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस्तेहकाम हमें नज़र आएगा, और जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो चपकलिश है ये कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, पहले इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में खिजान है, पाकिस्तान की सियासत में एक महाजराई है, इसका खात्मा बहुत जरूरी है। अगर हमें मईशत को दोबारा पटरी पे लेकर आना है, हमें इस मुल्क की तरक्की हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए, हमारा दिफा मईशत सब मजबूत हो, तो हमें इस टेढ़ेपन को सियासत के दूर करना है। और ज़ाहिर है कि इसमें जिनके पास इख्तियार और ताकत है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि जी रियासत के मफादात जो है वो फर्द की पसंद नापसंद से ज्यादा बड़े होते हैं, और वो एक कहते हैं कि अवाम के सेंटिमेंट को समझते हुए, उसकी इंस्पिरेशंस को समझते हुए जो है एक कहते हैं ना एक तवाज़ुन के साथ बीच की राह निकालें। ये पाकिस्तान की जरूरत है। भी कैसे करते हैं जिनके पास इख्तियार है, ये तो खैर उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन टेढ़ापन तो है, और उसको दूर जब तक आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में ये इंतशार की जो एक कैफियत नजर आती है माजराई की, वो जारी सारी रहेगी। जी ठीक है। और स्टेबिलिटी मुल्क की बका के लिए और तरक्की के लिए, मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नजम अली खान साहब, ट्रंप की मदद हो गई, अदालतों से रिलीफ की उम्मीद हो गई, इसके अलावा एहतजाज की सियासत होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब करके देख लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लास्ट ऑप्शन बचा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सवाए इंतज़ार करने के और एक अच्छी सियासत करने के, एक अच्छी ओपोजिशन करने के कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 9 मई के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। और जो मेरा तजिया है वो ये है कि आने वाले दिन जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकते हैं। जब फैज़ हमीद साहब की कनेक्टिविटी 9 मई के साथ साबित होती है, सियासी रवाबित साबित होते हैं, जब उनको जैसे पूरी पार्टी को सज़ाएँ होती चली जा रही हैं, मुझे इसकी बुनियाद पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो मनसूबा साज के तौर पर, मास्टर माइंड के तौर पर सज़ा पा सकते हैं, और बाकी
जो लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं उससे ज़्यादा सज़ा हो सकती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, तो अब उसको जो है अपनी सियासत इसी तमाम चीज़ों के साथ जो वो गलतियाँ कर चुकी हुई है और जो ब्लेंडर कर चुकी हुई है, अब उसकी कीमत चुकाते हुए ही करनी पड़ेगी। और आने वाले दिनों में देखिए जब ये सारा कुछ मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 माह उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले आपके सामने आ जाएंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा। और जहाँ तक नजम साहब, अगर रवैया तब्दील किया गया तो कोई नरमी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि तब्दील करने के बाद भी 9 मई के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर 9 मई को माफ़ कर दिया गया और जैसा कि बाज़ लोग कहते हैं कि माफ़ी मांगी जाए, नरमी कर ली जाए, या जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब के कालम की तरदीद की गई, आपको उससे भी अंदाज़ा होगा ये बात समझ ली गई है कि अगर एक दफ़ा आपने GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर, शोहदा की यादगारों पर इन हमलों को बर्दाश्त कर लिया, तो कल फिर इमरान खान से ज़्यादा उनके जुनूनी कारकुन मौजूद हैं, रिजवी साहब की पार्टी मौजूद है, मौलाना फजल रहमान के पास अपने डंडा बरदार मौजूद हैं, कल कोई भी आ सकता है। लिहाजा ठीक है, यानी 9 मई के केसेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उन्होंने बोया है वो उन्हें काटना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे मौजूद मेहमान आमिर ज़िया साहब और नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। क्या मामूल से ज़्यादा बारिशें, सैलाब और क्लाउड बर्स्ट इसकी निशानियाँ हैं? क्या पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है? क्या हर साल ख़तरनाक मौसमियाती असरात ने सैलाब और खुश्कसाली के खदशात बढ़ा दिए हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन NDMA ने मुल्क की हालिया सूरत हाल और मुस्तकबिल के खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। बताया गया है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है और अगले साल ये शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो मुल्क के 7500 ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगेंगे, जिससे खुश्कसाली और फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों और सैलाब से हालिया तबाही और जानी नुकसान इसकी वाज़े मिसाल हैं। अब हालिया मानसून का दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहने की पेशगोई की जा रही है। मौसमियाती तबाहकारियों से बचने के लिए वो इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे जो होने चाहिए थे। हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वो एक बार फिर आबी जारहियत पर उतर आया है और पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया गया है। पंजाब के दरियाओं सतलुज, रावी में सैलाबी सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये मामूल की बारिशें और सैलाब हैं या खतरे की वो घंटियां हैं जो मुस्तकबिल की तबाही का इशारा दे रही हैं? क्या क्लाउड बर्स्ट, गैर मामूली बारिशें और ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना हमें ये नहीं बता रहा कि हम माहौलियाती तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं? क्या पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहा है? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जो हम इस साल देख रहे हैं जिससे तबाही मची हुई है, NDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले साल ये असरात 22% ज़्यादा होंगे। इस साल ये हाल है तो जब 22% ज़्यादा ये असरात नज़र आएंगे तो क्या हाल होगा? हमें क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज को किस हद तक हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है? जी, क्लाइमेट चेंज जो है उससे जो तबाही है वो पूरी दुनिया उससे सफ़र कर रही है। चाहे आपका दुनिया का कोई भी खत्ता हो, कहीं वाइल्ड फायर्स का मामला चल रहा है, कहीं सैलाब चल रहे हैं, कहीं गर्मी की शिद्दत है और कहीं पानी की किल्लत और फूड इनसिक्योरिटी, तो ये सारा क्लाइमेट चेंज है। लेकिन हाँ, जो ममालिक गरीब हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की वो ज़रा ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और ये क्लाइमेट चेंज दुनिया के कुछ ममालिक का जो है वो की गलती की वजह से खमियाजा भुगतने वालों में हम लोग आ गए। तो बिल्कुल हम सफर कर रहे हैं और क्लाइमेट इस टाइम को हम कह रहे हैं ये क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है। यानी अब इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको वैसे इकदाम करने की जरूरत होती है क्योंकि उसकी वजह से मजीद मामला बिगड़ सकते हैं अगर आपकी ऑन ग्राउंड क्लाइमेट एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो बिल्कुल जो NDMA के चेयरमैन कह रहे हैं वो सही बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मजीद जो है वो मामला बिगड़ सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते में मौजूद और ममालिक के लिए भी
यही मामला हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनका खुमियाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क भुगत रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हैं, उन ममालिक को भी तो क्लाइमेट चेंज के असरात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया को मिल बैठ कर अब इसे सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, दुनिया मिल बैठती है, हर साल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप जिसको आप कहते हैं, बैठती है। उस पे दो मसाइल आते हैं। देखिए, जिसने गड़बड़ की होती है फिर वो तरक्की याफ्ता भी हो चुका होता है उस ग्रोथ से, उस डेवलपमेंट से, जिससे वो बाकी मुल्कों को मना कर रहे हैं कि आप ना करें कहीं, क्योंकि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया, जो हमने की तो आप ना करें। जब आप किसी को रोकते हैं तो जाहिर सी बात है वो गरीब ममालिक है, उनको आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनको सपोर्ट करनी होती है, क्लाइमेट फाइनेंस। मजे की बात ये है या इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो जो क्लाइमेट फाइनेंस जो उनको दुनिया को देना चाहिए वो खुद भी वही फाइनेंस एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अनजस्ट है। ये क्लाइमेट जस्टिस को हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट जस्टिस पे पूरा नहीं उतरते, तो ये गलत बात है। वो सफर तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो तरक्की याफ्ते हैं तो वहां पे उनके मैकेनिज्म्स, उनकी साइंस, उनका सब कुछ बेहतर है। हमारे यहाँ तो हमें तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल रही, तो हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? लेकिन मेरे ख्याल से इस पे एक चीज और होनी चाहिए। पाकिस्तान, अभी हमें पता है कि हम किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी गवर्नेंस के इश्यूज कहाँ हैं, हमारी प्लानिंग के इश्यूज कहाँ हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मौजूदा वसाइल को मैयर करे, टैप करे कि हम मौजूदा वसाइल में रहते हुए किस हद तक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं उसका तो तखमीना लगाएं। जब हम तखमीना लगाएंगे तो हम बात करने के काबिल हो जाएंगे दूसरे उन ममालिक से जो इस वक्त फाइनेंस पे नहीं आ रहे कि इतना हम कर सकते हैं। बाकी ये आपका क्रिएटेड क्लाइमेट चेंज है, इस पे अब आप आए और हमसे बात करें और हमें हमारा राइट दे, जो कि हमारा राइट बनता है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ग्लेशियर्स पिघलने से जो तबाही हमें नजर आ रही है, ग्लेशियर्स आखिर पिघलते क्यों हैं? ग्लेशियर्स फटने की क्या वजूहात होती हैं और मुस्तकबिल में क्या हम ये ज़्यादा देखेंगे? लेकिन जो ग्लेशियर्स है ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे जो ग्लेशियर है हम उसको थर्ड पोल कहते हैं, यानी ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सबसे बड़ा जो है साफ पानी का जखीरा है हमारे मुल्क के लिए, हमारे इस खित्ते के लिए। तो ग्लेशियर्स आज 2 साल पहले हमारे खित्ते के ग्लेशियर ऐसे थे जिनके बारे में ये स्टडी हुई थी कि ये तेजी से पिघल नहीं रहे, ये बल्कि बढ़ ही रहे, ये पिघल नहीं रहे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस साल गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हमने देखा, फिर हमने देखा कि बे ऑफ बंगाल से मानसून सीजन जल्दी दाखिल हो गया। अब जो नमी पड़ी उस नमी ने ग्लेशियर्स को ऐसे अचानक पिघलाया कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम भी इस चीज से इस तरह सफर कर सकते हैं। तो ये शदीद गर्मी की वजह से पिघलते हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलते हैं। ये जो आपके एमिशंस हैं एटमॉस्फेयर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये ग्रीन हाउस गैसेस जिसको कहते हैं, जब इसका मिकदार ज्यादा बढ़ती है तो ये पिघलते हैं। इनके पीछे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है जो इनको पिघलाती है, और फिर इसलिए भी पिघलते हैं जब हम दरख्त वगैरह काट देते हैं और उससे जो माहौल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आपने गर्म माहौल की बात की। दर्जा हरारत हर गुजरते साल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है। हर साल गर्मी का जो सीज़न है, जो समर सीज़न है, वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है कि हमें लगता है कि ये हमने जितने समर सीज़न देखे हैं सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। तो क्या इससे दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्क को खुश्क साली और ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पिछले 10 सालों से तो हर आने वाला साल और हर पिछला गुजरा हुआ साल जो है उसको हम कहते हैं, साइंस कहती है कि शदीद गर्म तरीन साल था जो दुनिया ने देखा। तो हम ये ट्रेंड एटलीस्ट पिछले 10 सालों से तो हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा आपको याद होगा 2022 में भी जब हीट वेव आती है, ये पिछले साल भी जब हीट वेव आती है, तो आपका जो कैश क्रॉप है जिसमें गंदम है, जिसमें और आपका कॉटन है, ये सारे सड़ जाते हैं। ये इनके हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी का बाइस बनते हैं। फिर अगर खुदा न खासा सैलाब आ जाए या यालाबारी हो जाए ज़राई जमीनों पे तो खड़ी फसल तबाह हो जाती है, तो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बनता है। और पानी की किल्लत, अभी ये सैलाबों से पहले आपको भी पता है कि ड्राउट का सीजन चला, ड्राई स्पेल चला, पानी बिल्कुल किल्लत आ गई, हम डेड लेवल से भी नीचे पहुंच गए थे। तो हम 2 एक्सट्रीम्स फेस कर रहे हैं, या बहुत पानी होता है हमसे मैनेज नहीं होता, या पानी बिल्कुल नहीं होता और हम होते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो आप करना क्या है? क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं, इश्यूज हमारे सामने हैं, अब सोल्यूशन क्या है? और वो कहते हैं ना कि हंगामी बुनियादों पर क्या करने की ज़रूरत है हुकूमत को? देखिए, हंगामी बुनियादों पे हमने देखा कि इस साल अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा मसला हुआ। फ्लड प्लेन जो दरियाओं की गुजरगाहें हैं, जो पहाड़ों से सैलाबी रेले आते हैं, उनकी गुजरगाहों में जो कम्युनिटीज बनी हुई है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट बिल्कुल बैन होनी चाहिए। वजीर आजम साहब ने भी कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है। तो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए आपकी इन इलाकों में जहाँ पे मना है कंस्ट्रक्शन, वहाँ मना करे। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल करें अपने प्लानिंग में, अपने एक्शन प्लान में, और उनको बिठाएं, उनसे बात करें कि इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो वो करवा रहे हैं वो हमारे लिए
क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। आवाम में ज्यादा आगाही पैदा करें, जब ऐसा मामला होता है तो क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज करें। रेन इमरजेंसी लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपके साउथ से तो फिर भी टूरिस्ट नॉर्थ में जा रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। प्राइवेट सेक्टर का बजट, CSR बजट, आप नेशनल क्लाइमेट फंड कायम करें जो कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत होना चाहिए मुल्क में, और अपना डोमेस्टिक फाइनेंस कैपिटलाइज करें जब तक बाहर से पैसे नहीं आते, कि हमें क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लोकल लेवल प्लानिंग बहुत जरूरी है, अडेप्टेशन प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वहां से स्टार्ट करने की जरूरत है हमें। डॉक्टर साहब, आप इस साल क्योंकि मानसून वक्त से पहले आ गया था, तो मानसून के बाद उमूमी तौर पर ये होता है कि विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और मौसम थोड़ा बदलता है। तो इस साल आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा कि मानसून जैसे ही इख्तिताम पजीर होगा तो हम विंटर में चले जाएंगे, या फिर एक गर्मी का स्पेल हमें देखने को मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है। 2022 में जब सैलाब आए थे तो इसी तरह सितंबर तक हम देख रहे थे सैलाब चले। उसके बाद जब सर्दी पड़ी थी तो एकदम शदीद सर्दी थी और ड्राई सर्दी पड़ी थी, तो उससे ये होता है कि आपकी फसलों को भी नुकसान होता है। और जब शदीद सर्दी पड़ती है तो सैलाब से जो मुतासरा लोग होते हैं, जो खानदान होते हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं या तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा इजाफा होगा उसमें, या विंटर ड्राई स्पेल होगा। और अगर बारिशें हुई तो सर्दियों में भी आप शदीद बारिश को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या शदीद बर्फबारी बारिश की जगह जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। वो हो सकता है वो कम अरसे के लिए पड़े लेकिन शदीद पड़ेगी। और उसके बाद जो गर्मी आएगी, यानी मौसम बहार, शायद उसका ड्यूरेशन और कम हो जाए और गर्मी फिर मजीद शदीद पड़ सकती है। तो ये हो सकता है। ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज का एक असर हमें ये भी नजर आता है कि हर सीजन जो है वो एक्सट्रीम होता जाएगा, और ये जो हमें बीच में नजर आते थे, स्प्रिंग हो गया या हमें ऑटम सीजन है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ज़ैनब नईम क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थी और हमें क्लाइमेट के हवाले से बता रही थी। नाज़रीन, हुकूमत ने तो जो करना है वो करना है, हमें इंडिविजुअली अपना रोल और अपना पार्ट प्ले करना है और क्लाइमेट चेंज को सीरियसली हमें देखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में इसके मज़ीद भयानक असरात हम देखेंगे। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।